अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट फीडबैक मैकेनिज़्म कि फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे होता है और वो आपकी बॉडी में कैसे ओपन होता है और वो क्या करता है, आपकी बॉडी में कैसे काम करता है। सही है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म की फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो ये है कि द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म ऑफ बॉडी फंक्शन दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज़्म। तो एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म होता है आपकी बॉडी में। मतलब चेक एंड बैलेंस कैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है या कोई चीज़ बढ़ गई है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन में कमी हो गई है या वो बढ़ गई है, तो उसको नॉर्मल रेंज में लाना ये फीडबैक मैकेनिज़्म का काम होता है। सही है। तो अब इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म में आपके पास आ जाएंगे आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं आपकी चेंज को। उसके बाद आ जाता है आपके पास कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर्स चेंज करके सेंस करके आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं आपके ब्रेन के पास, जो कि आपका कंट्रोल सेंटर है। ठीक है। फिर ब्रेन जो है वो डिसीजन लेता है और थ्रू द इफेक्टर्स थ्रू दी मोटर रिसेप्टर्स जो है वो आपकी इफेक्टर्स तक लेके जाता है। इफेक्टर्स आपकी क्या होते हैं, ऑर्गन होता है। किसी भी ऑर्गन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो उसको फिर वहाँ पे मेंटेन करते हैं जाके। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक होती हैं। एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पॉजिटिव फीडबैक एम्प्लीफाइज और इन्हेंस द इनिशियल चेंज एंड द आउटपुट इज इन्हेंस्ड। मतलब पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, जो भी चेंज है, मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई है और अगर आपके रिसेप्टर्स ने उसको सेंस किया हुआ है और वो आपके ब्रेन के पास लेके गया, तो ब्रेन क्या करेगा, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने का फैसला करेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो आ जाएगा आपकी चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ पे क्या होता है कि जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो क्या होता है कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बेबी जो है पुश होता है टुवर्ड्स दी सर्विक्स। पुश हो गया सर्विक्स के पास। अब सर्विक्स क्या करेगा, सर्विक्स में स्ट्रेच पैदा होगा। सही है। स्ट्रेच की वजह से सर्विक्स क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा अगेंस्ट यूट्रस की बॉडी पे, और फिर क्या होगा, यूट्रस और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देगा। मतलब पहले भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन अब उसने और मज़ीद उसको एम्पलीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्शंस को। तो यही पॉजिटिव फीडबैक का काम होता है। और ऐसे ही ये इसकी दूसरी एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कैसे काम करता है ये, वहाँ पे क्या होता है, मतलब अगर आपकी कोई वेजल्स रिप्चर हो गई है या आपको कहीं पे कोई कट लग रहा है और वहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो रही है। सही। तो ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास प्लेटलेट्स आएंगे। प्लेटलेट्स उस कट को, उस वेसल के रिप्चर वाले एरिया को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब प्लेटलेट्स तो वहाँ पे आ गए, अगर वो उनसे फिर सेट नहीं हुआ तो फिर वो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाएंगे और ऐसे ही प्लेटलेट्स आते जाएंगे और एक प्लग सा बन जाएगा वहाँ पे। और तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मतलब फर्स्ट प्लेटलेट्स आए और उन्होंने फिर दूसरे प्लेटलेट्स को आके वहाँ पे अटैच करवाया, तो ये आपकी पॉजिटिव फीडबैक का काम हो गया। ये तो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक कैसे काम कर रहा है कि वो एक चेंज को सेंस करके उसको फिर इन्हेंस कर रहा है। तो जो आउटपुट आ रहा है वो इन्हेंस आ रहा है, मतलब वो बढ़ा हुआ आ रहा है। मतलब एक चीज़ पहले ही हो रही है फिर उसी चीज़ को वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, इससे अपोजिट होगा। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो इनिशियल चेंज है वो सप्रेस होगी। मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई काम आपकी बॉडी में हो रहा है, तो ये क्या करेगा, या तो उस काम को ख़त्म कर देगा या तो फिर उसको चेंज कर देगा, उसको डिक्रीज़ कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक सप्रेस द इनिशियल चेंज एंड द आउटपुट इज़ अपोजिट। तो जो आउटपुट आएगा वो अपोजिट आएगा। और ये नेगेटिव फीडबैक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए।
अब होम्योस्टेसिस भी वही होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, आपका ECF होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो भी चीज़ें हैं, हो गया सोडियम, हो गया आपका काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो ये मेंटेन करता है आपका होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का काम है, और होम्योस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है, नेगेटिव फीडबैक। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे हम ECF की बात कर रहे हैं आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो आपकी ECF में क्या हो जाता है कि कभी कभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो आपके ECF में इंक्रीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज कंसनट्रेशन है वो क्या करेगी, वो अब सिग्नल सेंड करेगी टू दी रेस्पिरेटरी सेंटर। आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है आपकी ब्रेन में से, आपकी मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे वो सिग्नल सेंड करेगी और वो क्या करवाएगी, इंक्रीज वेंटिलेशन कराएगी, मतलब कि ब्रीथिंग को बढ़ा देगी। ब्रीथिंग को बढ़ाने से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने से आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे, और हाइपर वेंटिलेट करने से क्या होगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी बॉडी से इनटू द इन्वायरमेंट। उसकी वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो गई। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज थी, इस नेगेटिव फीडबैक ने क्या किया कि उसको इन टर्न डिक्रीज कर दिया इन द बॉडी, एंड डेट इज़ नोन एज नेगेटिव फीडबैक, कि वो इनिशियल चेंज को अपोज कर रहा है, इंक्रीज को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डिक्रीज होती तो ये फिर इसको इंक्रीज करवा देता ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्या करता है, वो आपकी ब्रीथिंग को डिक्रीज करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में अंदर रह सके, बाहर इतनी ना जा सके। ठीक है, तो वो मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इनिशियल चेंज को जो है वो अपोजेस कर रहा है। यहाँ पे अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम करवा रहा है, कम हो गई तो उसको बढ़ा देगा। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब इस ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि इसमें भी यही होगा, अगर आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो चुकी है तो ये सिग्नल सेंड करेगी टू द बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, और ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं आपकी ब्लड प्रेशर को कि कब वो इंक्रीज़ हो रही है, कब वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर तो आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है तो ये बेरो रिसेप्टर क्या करेंगे, इन टर्न ऐसे प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगी, इनटू द नॉर्मल रेंज आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ है तो भी ये काम करेंगे, ये सेंस करेंगे कि भाई ब्लड प्रेशर इसका डिक्रीज़ हो गया है, तो वो ऐसे प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।